नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 57 57वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि, यानी जो यूँ कह सकते हैं कि निषेचन की क्रियाविधि। तो निषेचन की क्रियाविधि को अपने 5 भागों में बांटा था। सबसे पहला था शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, दूसरा है युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन। तो युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन जो घटना थी उसके लिए आपको बताया था कि योग्यतार्जन जो है वो परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि एक ही जाति के शुक्राणु द्वारा उसी जाति के अंडे को निषेचित करना क्या कहलाता है? योग्यतार्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? योग्यतार्जन कहलाता है। अब देखिएगा कि योग्यतार्जन जो है वो जाति विशेष एक घटना होती है, क्योंकि बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं में क्या होता है कि जो शुक्राणु अंडाणु है बाहर जल में छोड़े जाते हैं, परंतु कभी ऐसा नहीं होता है कि भी उस अन्य जाति का शुक्राणु अन्य जाति के अंडे को निषेचित कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए फिर वैज्ञानिकों ने बताया था कि ये एक ऐसी घटना है जो एंटीजन एंटीबॉडी जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर आधारित घटना है। जिस प्रकार से एक निश्चित एंटीबॉडी के लिए निश्चित एंटीजन होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो एक एंटीजन्स होते हैं उनके ऊपर विशेष ग्राही स्थल होते हैं और उनके ऊपर आकर के उससे निश्चित रासायनिक प्रकृति वाला एंटीबॉडी आकर के जुड़ता है, ऐसी बात अपने पढ़ी हुई है। तो ठीक ऐसी बात यहाँ पर मतलब लागू होती है इसमें फर्टिलाइजेशन में, जिसको नाम दिया था कीमोटैक्सिस की घटना, रसायनानुचलन अपने बात कर रहे थे। उसके बाद में अपने बात की थी कि जो रसायनानुचलन घटना है, कीमोटैक्सिस घटना है, उसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु जो है उनके द्वारा विशेष प्रकार के रसायनों का स्त्राव होता है। वो रसायन जाति विशेष होते हैं और उसी के कारण उसी जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे की तरफ आकर्षित होता है। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल देखा था एफ.आर. लिली का प्रयोग। एफ.आर. लिली ने सी अर्चिन के अंडे के ऊपर प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि जो अपने प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपने डिस्कस किया था कि एफ.आर. लिली ने बताया कि अंडा जो होता है, अंडे की जो ऊपर है फर्टिलाइजिन और शुक्राणु की सतह पर क्या है, एंटी फर्टिलाइजन रसायन पाए जाते हैं। एंटी फर्टिलाइजन जो है ये अम्लीय प्रकृति का प्रोटीन होता है, इसका अनुवाद लगभग 10,000 होता है। और जो फर्टिलाइजन होता है ये अंडे के ऊपर पाया जाता है। इसके 2 स्थान होते हैं, एक तो होता है ओवोफिलिक और एक स्पर्मेटोफिलिक, यानी शुक्राणु स्नेह स्थल और अंडाणु स्नेह स्थल। तो शुक्राणु स्नेह स्थल और अंडाणु स्नेह स्थल जो होते हैं, शुक्राणु स्नेह स्थल जो होता है वो शुक्राणु को अपने से जोड़ने का काम करता है, जबकि अंडाणु स्नेह स्थल शुक्राणु स्नेह स्थल जो होता है वो अंडे के बाहर की ओर होता है। किसके कि शुक्राणु स्नेह स्थल जो होता है वो अंडे के जो फर्टिलाइजिन होता है उस फर्टिलाइजन के बाहर का स्थान होता है जहाँ शुक्राणु आकर जुड़ता है, जबकि ओविफिलिक साइट या अंडाणु स्नेह स्थल जो होता है वो फर्टिलाइजन के अंदर की ओर स्थित होती है। और उसके बाद में आपको बताया था कि जो जैसे ही शुक्राणु जो होता है उसका जो क्या कहते हैं एंटी फर्टिलाइजन अंडे के फर्टिलाइजन के शुक्राणु स्नेह स्थल से जुड़ता है, तो अंदर की ओर स्थित अंडाणु स्नेह स्थल जो होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है या वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, ताकि दूसरे जो शुक्राणु वो अंदर प्रवेश ना कर सके और निषेचन के समय केवल एक ही शुक्राणु अंदर प्रवेश कर सके। ऐसी बात एफ.आर. लिली ने अपने को बताई थी। अब देखिएगा कि जो स्तनधारियों के अंदर जो जोना पॉलीसुडाई कोशिकाएं होती हैं वो किसका स्त्राव करती है? फर्टिलाइजन का स्त्राव करती है। तो फर्टिलाइजन के कार्य क्या क्या हैं? फर्टिलाइजन के कार्य अब फर्टिलाइजन के कार्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहला कार्य है कि एक ही जाति के शुक्राणुओं के आसंजन में सहायता करता है। एक ही प्रजाति के शुक्राणुओं के आसंजन में सहायता करता है। यानी कि अब देखिएगा, हमने बात की थी कि जैसे मेंढक का अंडा मेंढक के शुक्राणु से ही निषेचित होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडा है मेंढक का वो शुक्राणु किसके चाहिए? अपने को मेंढक के चाहिए। तो जितने भी शुक्राणुओं को आसंजित मतलब उस अंडे से चिपकाने में सहायता कौन करता है? ये फर्टिलाइजन करता है, क्योंकि वहाँ एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन दोनों ही
रासायनिक प्रकृति एक दूसरे से मिलते जुलते होने के कारण कीमोटैक्सिस की घटना होगी, और कीमोटैक्सिस जैसे ही होगा तो अंडे के जो फर्टिलाइजन है उसके द्वारा शुक्राणु का एंटी फर्टिलाइजन आकर के आसंजित होता है। दूसरा कार्य क्या करता है, ये शुक्राणुओं को अंडे के फर्टिलाइजिन से चिपकाकर निषेचन को सुनिश्चित करता है, से चिपकाकर निषेचन को सुनिश्चित करता है। कौन है? फर्टिलाइजिन। तो फर्टिलाइजिन शुक्राणुओं को अंडे के फर्टिलाइजिन से चिपका करके निषेचन को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। ये अपने को बता ही दिया कि जैसे ही शुक्राणु का एंटी फर्टिलाइजन अंडे के फर्टिलाइजन से चिपकता है तो उस समय निषेचन है वो सुनिश्चित हो जाता है। और लास्ट जो कार्य है, ये शुक्राणु के एंटी फर्टिलाइजन के साथ क्रिया करके शुक्राणु को निषेचन क्षमता प्रदान करता है। ये शुक्राणु के एंटी फर्टिलाइजन को सक्रिय कर एंटी फर्टिलाइजन को साथ क्रिया करके निषेचन जो होता है शुक्राणु को निषेचन क्षमता प्रदान करता है, निषेचन क्षमता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों कार्य कौन करता है? फर्टिलाइजन करता है। और फर्टिलाइजन कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु की अंडे की सतह पर पाया जाता है, जबकि शुक्राणु की सतह पर क्या पाया जाता है? एंटी फर्टिलाइजन। फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी कार्य करते हैं। ये प्रयोग था किसका? एफ.आर. लिली का। अब दूसरा जो प्रयोग है इससे संबंधित वो है टायलर का सिद्धांत। टायलर के सिद्धांत के अनुसार जो है इन्होंने ये बताया था कि जो फर्टिलाइजन जो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अंडे की कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। और मतलब बात तो वही कही थी जो एफ.आर. लिली ने कही। टायलर ने समर्थन किया उस बात का कि शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजन और अंडे की सतह पर क्या है? क्या पाए जाते हैं? फर्टिलाइजन पाया जाता है। परंतु उन्होंने ये कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि लिली ने ये कहा कि फर्टिलाइजन पाया जाता है सतह पर, जबकि ये क्या कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो जो है फर्टिलाइजन को साध्य भी रखती है। यहाँ कह सकते हैं कि फर्टिलाइजन जो है वो वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही भाग है। टायलर ने ये बात बताई। तो उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो माइक्रोविलाई के रूप में बाहर निकली रहती है, और जो है एंटी फर्टिलाइजन जो है वो शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं। और ये कार्य वैसे ही करेंगे जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी कार्य करते हैं। तो ये बात किसने कही थी? टायलर ने कही थी। और अब देखिएगा कि जो ये एंटी फर्टिलाइजन जुड़ेगा तो वो हमेशा क्या करता है कि फर्टिलाइजन के जो माइक्रोविलाई हैं उन माइक्रोविलाई से निकले तंतु जो हैं उनके साथ क्रिया करता है। कौन है? एंटी फर्टिलाइजन। अब यदि उनकी रासायनिक संरचना समान है तो ही फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन जुड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये बात किसने कही थी? टायलर ने कही थी। दूसरा सिद्धांत किसका है? टायलर का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि फर्टिलाइजन अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, फर्टिलाइजन कहाँ पाए जाते हैं? अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है माइक्रोविलाई के रूप में बाहर की ओर निकली रहती है।
में बाहर निकली रहती है, बाहर निकली रहती है। और इस माइक्रोविलाई जो होते हैं इनके ऊपर जो है क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर छोटे छोटे तंतु नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ये तंतु जो होते हैं, ये तंतु ही वास्तव में क्या है, फर्टिलाइजन का कार्य करते हैं। यहीं पर आकर के क्या करता है, शुक्राणु का एंटी फर्टिलाइजन आकर के जुड़ता है तथा इस माइक्रोविलाई पर तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है। फर्टिलाइजन व एंटी फर्टिलाइजन एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ये बात किसने कही थी, टाइलर ने अपने प्रयोग से बताई थी। तो टाइलर का प्रयोग जो अपने थोड़ा डायग्राम से देखने का प्रयास करते हैं इसमें।
तो ये सिस्टम रहता है किसका, निषेचन के दौरान। विटिलाइन मेम्ब्रेन, इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। विटिलाइन मेम्ब्रेन को भेद करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार से माइक्रोविलाई के रूप में बाहर की ओर निकली रहती है। तो माइक्रोविलाई के रूप में बाहर निकली रहती है कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जिनको अपने यानी यूँ कह सकते हैं कि विटिलाइन मेम्ब्रेन को भेद करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई का निर्माण करती है और इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, फर्टिलाइजन पाए जाते हैं तंतुनुमा संरचनाओं के रूप में। और ये स्पर्म है, स्पर्म का ये जो सिरा होता है इसको हम एंटी फर्टिलाइजन यहाँ पर पाया जाता है। ये एंटी फर्टिलाइजन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, स्पर्म का हेड हो गया। उसके बाद हम जैसे ही अब एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत में क्या होता है कि जो एंटीजन्स होते हैं उनके ऊपर जो उस शेप साइज के एंटीबॉडी होते हैं वही केवल वहाँ पर स्थान अपना स्थापित कर पाते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ होगा कि जिसके एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन इन एरिया के ऊपर जो जिनकी यूँ कह सकते हैं कि संरचना, ये एंटी फर्टिलाइजन इन फर्टिलाइजन के ऊपर क्या रहेगा, जुड़ सकता है। अगर और किसी शेप एंड साइज का एंटी फर्टिलाइजन होगा वो यहाँ पर नहीं जुड़ पाएगा। उसके पश्चात क्या होता है कि जो जहाँ पर शुक्राणु जुड़ा है वो माइक्रोविलाई और जो फर्टिलाइजन है वो तो ज़्यादा ग्रोथ करके बाहर की ओर आ जाते हैं और शेष जो माइक्रोविलाई होते हैं वो थोड़ा सा क्या है, लुप्त हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं, जो अपने कुछ डायग्राम में दिख रहे हैं। तो ये प्लाज्मा, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है, माइक्रोविलाई है। उसके बाद में क्या होता है कि जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है उसको भेद करके स्पर्म अंदर प्रवेश कर जाता है और जो माइक्रोविलाई और जो फर्टिलाइजन है वो क्या एकदम गायब हो जाते हैं। और उसके पश्चात जो है स्पर्म वो अंदर जा करके अपना न्यूक्लियस, अपना साइटोप्लाज्म जो है अंडे को दे देता है, जिससे निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो ये सिद्धांत किसका है, अपने टायलर का सिद्धांत है। अब इसके अंदर एक छोटा सा सिद्धांत और है वासरमैन और सेलिंग का। वासरमैन और सेलिंग ने बताया था कि जो स्तनधारियों के शुक्राणु होते हैं उनकी सतह पर एक प्रोटीन का युग्म पाया जाता है और जो शुक्राणु की सतह के ऊपर पाए जाने वाला प्रोटीन का युग्म है वो अंडे के ऊपर मौजूद जो जोना पेलिसुइडा होती है उसके ऊपर जो है विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के क्षेत्र होते हैं उनको पहचानने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो वासरमैन और सेलिंग का सिद्धांत है वो भी जो है लागू होता है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि जो अंडे शुक्राणु की सतह है उसके ऊपर विशेष प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स का जो युग्म होता है वो क्या करता है कि अंडे की सतह पर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो कि जाति विशेष होंगे उनको पहचानेगा और पहचान करके ही वही शुक्राणु उस अंडे के साथ क्या है, जुड़ सकता है। अन्यथा दूसरा जो अगर कहीं पर भी उस प्रोटीन, शुक्राणु के प्रोटीन और अंडे के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है उनके अंदर यदि अंतर आ जाता है तो वो शुक्राणु उस अंडे को निषेचित नहीं कर पाता। अब इन्होंने बताया था कि जैसे शुक्राणु की सतह पर ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेंज जो है एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, एन एसिटाइल ग्लूकोज या यूँ कह सकते हैं जिसको ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफेरेंज एंजाइम कहा जाता है, जो कि शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है। ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफेरेंज एंजाइम जो शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है, जो कि अंडे के ऊपर पाए जाने वाले एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन का क्या करता है, डिटर्मिनेशन करता है, निर्धारण करता है। अब यदि इन दोनों की रासायनिक संरचनाएं सेम होगी किसके, इस ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफेरेंज एंजाइम और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन की, तो ही ये आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी वो शुक्राणु अंडे के क्या है संपर्क में आएगा और उसको निषेचन का करने का प्रयास करेगा। ये सिद्धांत किसका था, वासरमैन और सेलिंग का सिद्धांत था। तो ये जो एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल क्रिया है और कैप्सिफिकेशन है ये अब समाप्त होती है। थैंक यू।